बुंदेलखंड के आंकड़ों को भी ले आइए फिर जयशंकर जी आपके पास, और फिर तमाम साथी ओपन उस पर बात करेंगे जल्दी से। बुंदेलखंड में क्या कुछ होने वाला है, इसके बाद पूरा पिक्चर क्लियर हमारे सामने कि कहां मतलब उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें आ रही हैं, उसको जल्दी से बुंदेलखंड में देखिए। यहां भी 7-9 जैसे हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर, जबकि बुंदेलखंड में बसपा को 1 से 3 सीटें और कांग्रेस को यहां पर ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है। 0 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी कि अगर मीन निकालें तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में। तो इस प्रकार अब ये पूरे आंकड़ों को जोड़ करके फटाफट जरा स्क्रीन पर ले आइए कि क्या कुछ कह रहे हैं, ये पूरे आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। जरा उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं स्क्रीन पर, उसको ले आइए जयशंकर जी। उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। क्या कुछ हमने देख लिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य यूपी, और उसके साथ में ये आंकड़े आ गए हैं 144 से 152 सीट। बिल्कुल बहुत यहां पर बुरा हाल दिखाई दे रहा है बीजेपी का, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा सीटें पिछली दफा से कम यहां दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। 203 से 211 सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए, और यहां पर 203 से 211 सीटें दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी को, और बसपा को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस को 19 से 27 और अदर्स के खाते में 5 से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सीधा आना चाहूंगा जयशंकर जी, इन आंकड़ों के आधार पर क्या कहेंगे। यहां कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो अभी तक समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई 200 के करीब, पिछली दफा अगर आप देखें पिछला जो हमारा सर्वे था, लेकिन उस सर्वे और इस सर्वे में एक अंतर साफ है कि चाचा जी अब आ गए हैं साथ में। चाचा जी के साथ में आने के कारण ही अवध का जो प्रदेश है शायद वहां मजबूती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल? नहीं राजीव जी, देखिए उत्तर प्रदेश में आज अगर चुनाव हो जाएं तो मुझे जहाँ तक मेरा जो फीडबैक है, समाजवादी पार्टी को 220 से लेकर 230 सीटें कम से कम मिलेंगी आज अगर चुनाव हो जाए तो। अब उसके बाद देखिए उम्मीदवार सामने आएंगे, सभी दलों के कैसे कैसे क्या होंगे, मुद्दे निकल के आएंगे। अब सिर्फ यही मत देखिए कि शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव का समझौता हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे मानिए गोरखपुर का जिला है, जो सबसे बड़ा जिला हमारे इलाकों में माना जाता है, मुख्यमंत्री वहीं से हैं, वहाँ पे जो ब्राह्मण राजनीति के धुरी जो रहे हैं हरशंकर तिवारी, उनका पूरा का पूरा कुनबा जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है। अंबेडकर नगर में जो बसपा के सांसद हैं, उनके पिता विधायक वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। इस तरह से ब्राह्मणों के बीच में भी जो एक बन रहा है समाजवादी पार्टी का, जो दायरा बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, एक तो ये है। दूसरा, जयंत चौधरी के साथ जो ट्यूनिंग बन गई है अखिलेश यादव की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह की रैली अखिलेश यादव की अनुपस्थिति में देखी गई, अलीगढ़ जिले में जो रैली हुई, और वो अपने आप में मतलब बताने वाली थी। अब पता नहीं बुंदेलखंड में कैसे, आप हमारा जो ओपिनियन पोल है वो दिखा रहा है बीजेपी को कुछ सीटें दिखा रहा है। जो बुंदेलखंड में जो अखिलेश यादव की रैलियां हुई हैं, जो विजय रथ यात्रा में जो लोग रात के 2-2 बजे तक इंतजार किए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप में एक उदाहरण बन रही हैं। अब इसीलिए शायद ये बौखलाहट या घबराहट इन लोगों के बीच में यही है। और जब कांग्रेस के पक्ष में जितनी भी हवा बनेगी या जितना भी वोट कांग्रेस को मिलेगा, उसका फ़ायदा मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा ज़्यादातर। क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुसलमान और दलित, ये समीकरण इतना मारक समीकरण है कि अगर ये समीकरण बन गया तो फिर और दूसरी कोई तीसरी ताकत वहाँ पे राजनीति में दिखाई नहीं देगी। एक बार इसका उदाहरण हम लोगों ने कैराना के उपचुनाव में देखा था, लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ तो उसमें वो नहीं रह गया, क्योंकि वो फिर इनका जो कनफुकवा तंत्र है, वो किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट करके जाटों और मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा कर दिया था, और खैर वो एक लंबी कहानी है। लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर की जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, किसान रैली हुई थी, उसमें जो साफ किया था कि 2013 में हमसे दंगे करवाए थे इन लोगों ने, और हमको इस बात का प्रायश्चित है कि हम जो हमारा वर्षों नहीं, दशकों नहीं, बल्कि सदियों से जो हमारा रहा है जाट और मुसलमानों के बीच का जो रिश्ता रहा है, भाईचारा रहा है, उसको इन लोगों ने तोड़वाया था। तो इस बार उसको टूटने नहीं देंगे। ये जो संकल्प जाहिर किया था उस रैली में, अभी तक वो सिनारियो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भविष्य में कितना कारगर हो सकेगा इस पर भी नतीजे मुनस्सर करेंगे।
और इसके साथ ही देखिए, जैसे मैं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में एक तो ब्राह्मण उनके साथ पूरी तरह से लामबंद हुए थे, राजपूत जितने थे ही थे, लेकिन भूमिहारों का बहुत बड़ा तबका भाजपा के साथ था। और पिछड़ी जातियों में, और ख़ास तौर से गैर यादव पिछड़ी जातियां और गैर जाटव दलित जातियों का समीकरण कांग्रेस ने बीजेपी ने बनाया था अपने पक्ष में। अब वो पूरा का पूरा बिखर गया है। राजभर जो हैं हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो 5, 7, 8 ज़िले हैं जहाँ पे राजभरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और वहाँ सुहेल देव भाजपा के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, और अखिलेश यादव के साथ गलबहियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। निषादों की पार्टी जो थी, हालांकि वो भाजपा के साथ अलायंस में है, लेकिन जो रैली हुई, अमित शाह जी गए उसको संबोधित करने के लिए, तो बंटा ढार करके चले आए। जो उम्मीद लगाए थे वहाँ के निषाद लोग, केवट लोग, मल्लाह लोग, उन पे पूरी तरह से निराशा। उनको लगा कि आरक्षण के बारे में कोई घोषणा करेंगे, आए हैं गृह मंत्री जी तो कुछ न कुछ बोलेंगे, क्योंकि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना इस समय तो जो खोल करके मुक्त हाथ से बांट रहे हैं, तो शायद निषादों को भी कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फूलन देवी के प्रति जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार का रवैया रहा है, या जिस तरह से भाजपा के लोगों के बयानबाजियां आती रही हैं, उसको देखते हुए भी निषाद समाज जो है वो भाजपा के साथ खुश नहीं है, बल्कि नाराज हुआ है। और अंदर अंदर संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद भी बहुत नाराज बताए जाते हैं। अब कब क्या पाला बदल लेंगे इसके बारे में भी कोई गारंटी से नहीं कर सकता है। तो एक तो ये है, अपना दल में जो पूरी तरह से उस बार भाजपा के साथ था, वहाँ माँ बेटी की अलग अलग हो गई है पार्टी। माँ जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बेटी जो केंद्र में मंत्री बन के बीजेपी के साथ आ गई हैं। तो वहाँ पर भी बंटवारा हुआ है। मतलब अगर कुछ भी बंटवारा हुआ है तो भाजपा के खाते से ही निकल के जा रहा है। तो अगर आज की परिस्थिति में अगर चुनाव होता है तो मुझे यही लगता है कि 220 से लेकर 230 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी के पास जाएंगी और भाजपा 100 के आसपास सिमट जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जो शुरू की जो हमने एक बात कही थी कि चुनाव टल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये चुनाव टालना नहीं चाहेंगे। ये बात भी सही है, क्योंकि चूँकि जज साहब का जो बयान आया, जज साहब तो अपने आप में गाय में उन्होंने ऑक्सीजन देख लिया था कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, यही वही जज साहब हैं। और वही जज साहब हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में कोरोना के महायोद्धा के रूप में उन्होंने देखा था, अवतारी पुरुष देखा था। तो खैर वो सब अलग बातें हैं, उस बारे में नहीं कमेंट करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं है, उनकी अपनी एक राय है या अपील है। तो अपील करना चाहिए था तो चुनाव आयोग से करना चाहिए था, या पहले हाईकोर्ट के माननीय जजों के साथ बैठ करके कोई बात करते और हाईकोर्ट की एक राय बनती तो बात समझ में आती है। लेकिन भाजपा का संकट ये है कि जो ये अभी लॉलीपॉप बांट रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, घूम घूम करके रोज नई परियोजनाओं का जो शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। चुनाव अगर 6 महीना टल जाएगा तो इन सारी शिलान्यासी परियोजनाओं का सच सामने आने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे तो हैं नहीं। आप करें कहाँ से भाई? पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी भी मैं खाता हूँ मैं कि अभी भी उस पर ट्रैफिक नहीं शुरू हो पाया है, अभी भी बसें नहीं चल पा रही हैं, वहाँ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं सड़क पे। अगर कोई जाकर के घूम के जाकर के देख के आए। और अभी गंगा एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जिस तरह से बड़े शान के साथ अडानी भाई को दे दिया गया पूरा का पूरा ठेका, उसमें से 80% से ज़्यादा ठेका अडानी को। मतलब सड़क भी अब अडानी भाई बनाएंगे, तेल भी पिलाएंगे हमको अडानी भाई, गेहूँ भी खिलाएंगे, दाना भी खिलाएंगे, फल भी खिलाएंगे, सेव भी अडानी भाई खिलाएंगे। क्या नहीं करेंगे अडानी भाई, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारा सच जो है धीरे धीरे खुल करके सामने आएगा। और ख़ास तौर से जो अयोध्या में ज़मीन की खरीद फरोख्त का घोटाला किया है इन लोगों ने, जिस तरह से अपनी पार्टी के लोगों को, जिस तरह से नौकरशाहों को कौड़ियों के मोल दलितों की ज़मीन लेकर के इन्होंने बेची है और ख़रीदी है, ये जो किया है, वो भगवान राम भी अब इनको माफ़ करने की स्थिति में नहीं नजर आ रहे हैं। हर बार जब चुनाव आता है तो राम जी की शरण में जाते हैं, लेकिन हर बार चुनाव के बाद राम को ये लोग बिसरा देते हैं। तो इस बार राम भी हमको लगता है कि कहेंगे कि बाबू हमारे नाम पे जितना तुम लोगों ने करना था कर लिया, अब हमारे नाम पे अब ज़मीन का सौदेबाजी कर रहे हो, ज़मीन जायदाद बेच रहे हो। बाबा विश्वनाथ का कहर टूटेगा। जिस तरह से काशी में भी गुजराती भाई लोग जाके ज़मीनें खरीद रहे हैं, अयोध्या में अगल बगल के, ये तो नौकरशाहों और विधायकों की बात आई है, लेकिन असली खेल तो गुजराती भाई लोग कर रहे हैं। वहाँ जब से फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, हमको जो सूचनाएं मिल रही हैं, वहाँ पे अगल बगल के 10 कोस की ज़मीन जो है, अधिकतम ज़मीनें जो हैं गुजराती लोगों ने जाके वहाँ खरीद लिया। यही काम काशी में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पे राजनीति तो होती थी, लेकिन धर्म के नाम पे व्यापार भी जो शुरू कर दिया है, तो न तो बाबा विश्वनाथ माफ़ करने वाले हैं, न भगवान राम माफ़ करने वाले हैं। जी राजीव जी। न बाबा विश्वनाथ न भगवान राम, और दोनों के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश में भाजपा, क्या भाजपा
इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा पाएगी। यहाँ जो नजर आ रहा है वो निगेटिव नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। प्रेम कुमार जी, इन आंकड़ों को देख करके क्या कुछ कहेंगे? आपके जहन में क्या सवाल, क्या विचार आ रहे हैं? राजीव जी, आपका पिछला सर्वे और इस सर्वे में निश्चित रूप से जो फर्क आया है और इस बीच की जो राजनीतिक घटनाएं घटी हैं उसका एक नजर जो है उस पर नजर आता है, रिजल्ट में वो दिखता है। तो लेकिन आने वाले समय में ये घटनाएं और भी घटने वाली हैं और चीजें और स्पष्ट होंगी, वो क्रमशः होती चली जाएंगी। तो ये जो टेम्परामेंट दिख रहा है जनता का, गुस्सा वाला, वो इस सर्वे में नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी अभी निश्चित रूप से सरकार बनाती हुई दिख रही है, बीजेपी सरकार से दूर और बहुत दूर होती हुई जा रही है। इस बीच कांग्रेस एक तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी होती दिख रही है, जो कि मार्केबल बात है। और कांग्रेस, अक्सर ये चर्चा होती है कि कांग्रेस के खड़े होने से किसको फायदा या किसको नुकसान होगा। देखिए, बीजेपी के खिलाफ ही सारी सियासत उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग पार्टियों की। बीएसपी पर थोड़ा संदेह किया जाता है फिर भी, लेकिन कांग्रेस अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्र विशेष में जीतती है तो समाजवादी पार्टी से नहीं जीतेगी, वो जीतेगी बीजेपी से। तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस जो बीजेपी को हरा रही है ना, समाजवादी पार्टी को नहीं हरा रही। इसी तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में तो जहां कांग्रेस जीतेगी या जहां समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो दोनों के जो वोटर हैं वो बीजेपी को हराने वाले वोटर होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के चुनाव मैदान में खड़ा होने से बीजेपी पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, उसकी संख्या भी घटेगी और उसके वोटर, जब फ्लोटिंग वोटर जो भी इधर उधर के रहे हैं, इसके अलावा जो पुख्ता वोटर जो बीजेपी से अलग हुए हैं, जैसे ब्राह्मण है, जैसे राजभर जैसी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल, ओबीसी है, तो अलग अलग जो उनसे दूर हुआ है, उसका जो हिस्सा कांग्रेस में जुड़ेगा वो कांग्रेस को रिजल्ट दिलाएगा। ये चीज है। इसके अलावा क्लास के आधार पर भी वोट हो रहे हैं। महिलाएं महिला होकर के वोट करेंगी, किसान किसान होकर वोट करेंगे। तो उस जैसे क्लास के आधार पर वोट होगा तो वैसे कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता है। जाति के आधार पर वोट होगा तो आज के परिदृश्य में निश्चित रूप से कांग्रेस इसलिए पिछड़ी है कि जातिगत आधार पर कोई कोर वोट बैंक उसके पास नहीं रहा है। तो क्लास के हिसाब से वोट बैंक बनता है और बनाती हुई कांग्रेस दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत आपको कमोबेश जातिगत आधार पर भी बनी हुई है। और बस संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि ये चुनाव परिणाम जो है आगे इसी टेंडेंसीज के साथ में आंकड़े और मजबूत होंगे। बीजेपी की दुर्गति दिख रही है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त तरीके से जनता दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त। अभी दो साथी हमारे, राहुल लाल जी और एक कमेंट प्रशांत जी आपसे भी लेना चाहूंगा, लेकिन जयशंकर जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ। मैं ये कह रहा था कि भूमिहारों की जो नाराजगी बता रहा था मैं, तो आप देखिए हमारे मित्र मनोज सिन्हा, पूर्वांचल के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था रेल राज्य मंत्री रहते हुए। एक तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उसके बाद अरविंद शर्मा जो हमारे मऊ जिले के हैं, भूमिहार समाज से ही आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया था। चर्चा हो रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर हुआ कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर हुआ कि मंत्री बनाया जाएगा। न उप मुख्यमंत्री बने, न मंत्री बने, न मुख्यमंत्री बने। उनको प्रदेश भाजपा के 17वें उपाध्यक्ष के रूप में उनको बना दिया गया। तो इससे लेकर नाराजगी है। अभी जो छापेमारी जिस तरह से हुई है, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, वो भी भूमिहार जाति से, उनके घर जिस तरह से छापेमारी हुई है, तो एक नाराजगी का भाव है उन लोगों में। जो भूमिहार समाज हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो लोग त्यागी होते हैं, त्यागी के नाम से जाने जाते हैं, तो उन लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा नाराजगी है। अब देखिए झूठ का तंत्र जिस तरह से चल रहा है, अभी एक इत्र कारोबारी के यहाँ से 150 करोड़ रुपए का कुछ बरामद हुआ, इनकम टैक्स के लोगों ने छापा मारा। शुरू में तो बड़ा गोदी मीडिया ने, सब लोगों ने हल्ला मचाया कि समाजवादी इत्र इसी ने बांटा था, उस व्यापारी के यहाँ हुआ। बाद में पता लगा नहीं, तो भाजपा ही है, भाजपा का समर्थक है। वो इत्र जो बांटने वाला था, समाजवादी इत्र जो बांटने वाला था, वो तो कोई और व्यापारी है, उसका नाम कुछ और है। अगल बगल रहते जरूर हैं वो दोनों। तो
ये सारी चीज़ें जिस तरह से अब सब इन पर उल्टी पड़ती जा रही है। अब कहीं मीडिया में, गोदी मीडिया में कहीं उसके बारे में तो व्यापारी के ठेके जो इनकम टैक्स में जो पकड़ा गया है 150 करोड़ रुपए, जिसको गिनने में कितने घंटे लगे थे, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें भी हैं। जी।